दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये आपका मेजर 8 का क्वेश्चन है कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्लेटो से संबंधित हम 3 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, तीनों को आपको देख के जाना है। चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो सेमेस्टर उसमें भी अच्छे से तैयारी कर सके। इसके लिए आप लोग बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर सकते हैं ताकि हम जब भी यहाँ पर वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, हर सेमेस्टर में अच्छे से तैयारी कर सके। साथ ही में अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक करना ना भूलें, वीडियो पर लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है, ठीक है। साथ ही अपना फीडबैक भी जरूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। क्वेश्चन है कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्लेटो के द्वारा जो शिक्षा सिद्धांत दिया गया है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है, मतलब उसकी बुराइयों के साथ इसका परीक्षण करना है। ठीक है, अच्छाई हो या बुराई दोनों के साथ इसका परीक्षण करना है। समझते हैं इसके परिचय को। कहा जा रहा है कि प्लेटो प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक, शिक्षक और राजनीतिक चिंतक थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति द रिपब्लिक में केवल आदर्श राज्य ही नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली की भी विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की है। क्या कहा गया कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति द रिपब्लिक में केवल आदर्श राज्य ही नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली भी विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की है। प्लेटो का मानना था कि राज्य की सफलता या असफलता सीधे उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। प्लेटो का ऐसा मानना था कि राज्य का सफलता या फिर असफलता सीधा उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है, शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि अच्छे नागरिक और न्यायप्रिय शासक तैयार करना है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा जो है उसका उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना ही नहीं बल्कि अच्छे नागरिक और न्यायप्रिय शासक तैयार करना भी है। इसी कारण प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत राजनीतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। इसलिए प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो राजनीतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। एक इसका छोटा सा ये परिचय हो गया। आगे हम लोग देखेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को हम लोग यहाँ पर पहले समझेंगे कि प्लेटो के द्वारा जो शिक्षा सिद्धांत दिया गया वो क्या था। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का वर्णन। ठीक है, पहला जो सिद्धांत इसका दिया गया वो था शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मा का नैतिक और बौद्धिक विकास करना है। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य वो आत्मा का और बौद्धिक विकास करना है। ठीक है, शिक्षा व्यक्ति के भीतर छिपे सत्य और सद्गुण को बाहर लाती है। शिक्षा जो है वो व्यक्ति के भीतर जो सत्य छुपा है, जो सद्गुण छुपा है, उसको बाहर लाने का काम करता है। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को न्यायप्रिय, अनुशासित और कार्यनिष्ठ बनाया जा सकता है। प्लेटो का ऐसा मानना था कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को न्यायप्रिय, अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ बनाया जा सकता है। ये कर्तव्यनिष्ठ था। ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ उसको बनाया जा सकता है। दूसरा जो इसका सिद्धांत है वो है शिक्षा और राज्य का संबंध। शिक्षा और राज्य का संबंध। प्लेटो ने शिक्षा को पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में रखने की बात कही है। प्लेटो के द्वारा जो शिक्षा है उसको पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में रखने के लिए बात कही गई है कि शिक्षा पर जो नियंत्रण वो पूर्णतः राज्य का हो। ठीक है, उनके अनुसार यदि शिक्षा निजी हाथों में होगी, यदि अपने से वो लोग पढ़ेंगे या फिर उसके माँ बाप उसको पढ़ाएंगे तो यह स्वार्थपूर्ण बन जाएगी। ठीक है, स्वार्थपूर्ण बन जाएगी। इसलिए प्लेटो ने शिक्षा को पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में रखने की बात कही है। ये सारे क्या, तो इसकी आलोचना को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हीं सब बातों को उसकी आलोचना में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग याद रखेंगे इस चीज को। आगे इसमें कहा जा रहा है कि राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा ही योग्य नागरिक और आदर्श शासक तैयार कर सकती है। राज्य द्वारा जो नियंत्रित शिक्षा है वही सिर्फ योग्य नागरिक और आदर्श शासक तैयार कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो मोह माया से दूर रहेगा, स्वार्थपूर्ण भावनाओं से वो दूर रहेगा। ठीक है, तीसरा जो इसका सिद्धांत दिया गया शिक्षा का वर्ग आधारित स्वरूप। शिक्षा को वर्ग में इसने बांटा है। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है। प्लेटो के द्वारा समाज को 3 वर्गों में पहले बांटा गया। पहला है उत्पादक वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग और तीसरा है शासक वर्ग। तो प्लेटो के द्वारा इसको 3 वर्गों में बांटा गया समाज को। प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षा निर्धारित की गई थी जिससे हर व्यक्ति अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार कार्य कर सके। जिससे क्या है, तो हर व्यक्ति अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार कार्य कर सके। और तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे, जो उत्पादक वर्ग है, जो सैनिक वर्ग है, जो शासक वर्ग है, इसकी क्षमता क्या है, कौन से लोग ये बनेंगे और क्या ये काम कर सकते, सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। यहीं पर लिखा है प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था आयु, वर्ग और शिक्षा का क्रम। प्लेटो का जो शिक्षा व्यवस्था उसको समझेंगे, साथ में इसकी आयु को, वर्ग को और शिक्षा के क्रम को भी समझेंगे। यह प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट पक्ष है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट पक्ष है क्या, तो यही जो आयु, वर्ग और शिक्षा का क्रम दिया गया है। इसमें लिखा प्रारंभिक शिक्षा जो 0 से 6 वर्ष तक है सभी वर्गों के लिए होगा, चाहे वो दार्शनिक वर्ग हो, चाहे वो आपने यहाँ पर जो पढ़ा, जो सभी वर्ग हैं जो आपने पढ़ा, चाहे उत्पादक वर्ग हो, चाहे सैनिक वर्ग हो या फिर शासक वर्ग हो, सभी के लिए यह होगा। ठीक है, ये जो प्रारंभिक शिक्षा है ये सभी के लिए होगा। ये जो प्रारंभिक शिक्षा 0 से 6 वर्ष तक सभी वर्गों के लिए ये रहेगा।
सभी वर्गों के लोगों को ये दिया जाएगा। इस अवस्था में बच्चों को औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। ये जो वर्ग है मतलब 0 से 6 वर्ष का, इस अवस्था में बच्चों को औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। प्लेटो के अनुसार इस आयु में बच्चों के चरित्र और आदतों का निर्माण होता है। ये जो आयु है 0 से 6 वर्ष का, इसमें बच्चों के चरित्र और आदतों का निर्माण होता है, इसलिए उन्हें नैतिक कहानियां, अनुशासन और अच्छे वातावरण में रखा जाना चाहिए। ठीक है। गलत कथाएं, डर और हिंसा से बच्चों को दूर रखने का विशेष बल दिया गया और प्लेटो के द्वारा इन बच्चों को गलत कथाओं से, डर से, हिंसा से इनको दूर रखने पर विशेष बल दिया गया है। दूसरा पॉइंट हमारा प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा 0 से 18 वर्ष की आयु तक, जो 0 से मतलब 6 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को, ठीक है, जो 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनके बीच में सभी वर्गों के लिए सभी वर्गों को समान शिक्षा दी जाती है, चाहे वो उत्पादक वर्ग हो, सैनिक वर्ग हो या फिर शासक वर्ग। सभी वर्गों को समान शिक्षा दी जाती है 6 से 18 वर्ष के बच्चों तक को। इस चरण में सभी वर्गों, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग के बच्चों को समान शिक्षा दी जाती है। ये एक इसका क्या है तो विशेषता है कि सभी वर्गों के लिए समान शिक्षा के बात कह रहा है। इसमें मुख्य रूप से, और ये जो वर्ष है या फिर आयु है, इसमें मुख्य रूप से संगीत, नैतिकता, चरित्र और आत्मा के विकास के लिए, व्यायाम, शारीरिक स्वास्थ्य और अनुशासन के लिए यह शिक्षा शारीरिक और मानसिक संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से दी जाती थी। और ये जो शिक्षा है संगीत और व्यायाम, ये शिक्षाएं शारीरिक और मानसिक संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से दी जाती थी। कब तक? 6 से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक। आगे हम लोग देखेंगे माध्यमिक शिक्षा, जो बीच वाली शिक्षा है 18 से 20 वर्ष का आयु तक। ठीक है। चयन प्रक्रिया, यह चयन प्रक्रिया होता था, जो इसमें सफल होगा वो किस वर्ग में जाएगा उसके बारे में ये डिसाइड करता था। 18 से 20 वर्ग का जो शिक्षा दिया जाता था माध्यमिक शिक्षा। ठीक है। इस अवस्था में कठोर शारीरिक प्रशिक्षण और सैन्य शिक्षा दी जाती थी। ये जो अवस्था है 18 से 20 वाला, इसमें कठोर शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था और सैन्य शिक्षा दी जाती थी। 20 वर्ष की आयु पर पहली चयन परीक्षा होती थी और 20 वर्ष की आयु पर पहली चयन परीक्षा भी होती थी। जो छात्र सफल होते थे उन्हें उत्पादक वर्ग, किसान, कारीगर, व्यापारी में भेज दिया जाता था। जो सफल होते थे उन्हें उत्पादक वर्ग में भेज दिया जाता था, किसान में, कारीगर में और व्यापारी में। ठीक है, इनको यहाँ पर भेज दिया जाता था। साथ में फिर 20 से 30 वर्ष तक उच्च शिक्षा दी जाती थी। जो 20 से 30 वर्ष की उम्र है उसमें उच्च शिक्षा दी जाती थी सैनिक वर्ग के लिए, जो वहां से पास हुए सैनिक वर्गों के लिए। इस वायु वर्ग में चुने हुए प्रतिभाशाली छात्रों को गणित, ज्यामिति, खगोल शास्त्र और तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था। ये जो सैनिक वर्ग के लोग हैं, इसको इस वर्ग के आयु में, जो 20 से 30 वर्ष की आयु है, इस आयु वर्ष में चुने हुए प्रतिभाशाली छात्रों को गणित, ज्यामिति, खगोल शास्त्र और तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था, जो वहां से पास होकर के आए हैं, जो वहां से चुने हुए छात्र हैं। ठीक है। यह शिक्षा मुख्यतः सैनिक वर्ग के लिए थी ताकि वे विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। और ये जो शिक्षा है, ये जो शिक्षा है वो मुख्यतः किसके लिए? तो सैनिक वर्ग के लिए था, ताकि वे अच्छे से तार्किक रूप से विवेकपूर्ण निर्णय ले सके, वो सही समय पर सही निर्णय ले सके। 30 वर्ष की आयु पर दूसरी चयन प्रक्रिया होती थी, दूसरी चयन परीक्षा होती थी। जब 30 वर्ष हो जाता था, यहाँ पर तो अभी दार्शनिक भी पढ़ रहा है और सैनिक भी पढ़ रहा है, और जो कारीगर लोग थे उनको तो पहले 30 वर्ष जो पहली परीक्षा हुई उसी में निकाल दिया गया। तो अब जो चुन करके आए हैं वो सैनिक बनेंगे या फिर दार्शनिक बनेंगे। तो 30 वर्ष की आयु पर भी दूसरी चयन परीक्षा होती थी। अब यहाँ पर जो पास होगा वो सैनिक बनेगा। फिर होता था दार्शनिक शिक्षा। दार्शनिक शिक्षा 30 से 35 वर्ष शासक वर्ग के लिए। अब जो वहां से पास होकर के आया वो शासक वर्ग के लिए पढ़ाई करेगा। ठीक है। जो 30 वर्ष की आयु में पास होकर के आया वो अब शासक वर्ग के लिए पढ़ाई करेगा। इस अवस्था में केवल अत्यंत योग्य व्यक्तियों को दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। जो अत्यंत योग्य व्यक्ति थे उनको दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। यह शिक्षा सत्य, न्याय और वास्तविक ज्ञान की समझ विकसित करने के लिए थी। यह जो शिक्षा है वो सत्य का, न्याय और वास्तविक ज्ञान की समझ विकसित करने के लिए थी। यहीं से भावी दार्शनिक शासकों का निर्माण शुरू होता है। यहीं से जो होने वाले दार्शनिक शासक है उसका निर्माण शुरू होता है। भावी का मतलब होता है जो होने वाले, आने वाला है। ठीक है। तो आपने इस चीज को समझा। पहले आपने देखा, हम फिर से कंप्लीट आपको थोड़ा सा एक रिकॉल करवाते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो आपका प्रारंभिक शिक्षा है 0 से 6 वर्ष के लिए सभी वर्गों को दिया जा रहा था, और सिर्फ जो अनौपचारिक शिक्षा है वो दी जा रही थी, मतलब कविताएं, कहानियां, अनुशासन, ये सब शिक्षाएं दी जा रही थी। फिर जो प्राथमिक शिक्षा है 6 से 18 वर्ष की आयु तक का, इसमें भी सभी वर्गों को ये समान दिया जा रहा था। ठीक है। म्यूजिक और व्यायाम इसमें सिखाया जा रहा था। फिर माध्यमिक शिक्षा जो 18 से 20 वर्ग के लिए होता था, और इसमें चयन प्रक्रिया होती थी। ठीक है। इसमें जो भी चयन होता था उसको भेज दिया जाता था आगे शिक्षा के लिए, और जो इसमें रुक जाता था उसको किसान के लिए, कारीगर के लिए और व्यापारी के लिए भेज दिया जाता था। जो भी चयन की शिक्षा के लिए जो तेज लड़का होता था, जो अच्छे लोग होते थे, जो होशियार होता था, उसको आगे की शिक्षा के लिए भेजता था। और जो यहाँ पर आगे की शिक्षा प्राप्त करता था 20 से 30 वर्ष, उसको सेना में भेज दिया जाता था। और जो 30 वर्ष की परीक्षा में पास होता था उसको दार्शनिक शिक्षा के लिए आगे भेजा जाता था। ठीक है।
यहाँ पर जो देखेंगे 30 वर्ष के बाद जो शिक्षा होता था 30 से 35 वर्ष तक, उसको दार्शनिक वर्ग के लिए दिया जाता था, ताकि जो दार्शनिक शासक है उसका निर्माण हो सके। तो इतना आपने समझ लिया। आगे देखते हैं व्यवहारिक प्रशासनिक शिक्षण। अब व्यवहारिक प्रशासनिक शिक्षा दिया जाएगा। व्यवहारिक प्रशासनिक प्रशिक्षण 35 से 50 वर्ष तक। इस अवधि में शासक वर्ग को प्रशासनिक और व्यवहारिक शासन का अनुभव कराया जाता था। अब जो सभी परीक्षाओं को पास करते हुए यहाँ तक पहुंचा, जो दार्शनिक शिक्षा ले रहा है, वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त करेगा। जैसे डायरेक्ट उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा रहा, बल्कि उसको पहले राज्य में रखा जा रहा है, कोई मंत्री बनाया जा रहा है, पहले शिक्षा मंत्री बना दिया उसको, पहले उसको रक्षा मंत्री बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से मंत्री पहले बनाया, अलग अलग क्षेत्र में उसको अनुभव प्राप्त हुआ, तब जाकर के प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। यही कहने का इसका मतलब है। वे विभिन्न पदों पर काम करके शासन की वास्तविक समस्याओं को समझते थे, और जो शासक वर्ग के लोग होते थे वो विभिन्न पदों पर काम करके शासन की वास्तविक समस्याओं को समझते थे, ठीक है। 35 से 50 वर्ष की आयु तक। और 50 वर्ष के बाद दार्शनिक शासक बनते थे, और 50 वर्ष के बाद दार्शनिक शासक बनते थे। 50 वर्ष की आयु के बाद ही व्यक्ति शासन करने योग्य माना जाता था। ऐसे व्यक्ति को दार्शनिक राजा या फिर शासक के रूप में राज्य का संचालन करना होता था। अब जो 50 वर्ष का व्यक्ति हो गया, जो सभी चीजों को पार करते हुए पहुंचा है, वही दार्शनिक राजा कहलाएगा। तो अब अभी तक में आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है या फिर जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है वो कितना मुश्किल रहा होगा, और आज के समय में इसका मिलना असंभव है, ठीक है। अब यहां से हम लोग देखेंगे सिद्धांत के गुण को। सिद्धांत के गुण को, ठीक है। तो जो इसका सिद्धांत का गुण है वो शिक्षा को राज्य का आधार बनाना। शिक्षा को राज्य का आधार बनाना। प्लेटो ने शिक्षा को आदर्श राज्य की नींव माना। यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षित नागरिक ही एक स्थिर और न्यायपूर्ण राज्य का निर्माण कर सकते हैं। तो शिक्षा का आधार जरूरी था, तो इसको गुण के रूप में माना गया इसके सिद्धांत के अनुसार। दूसरा जो इसका गुण है इसके सिद्धांत का, वो है नैतिक और चारित्रिक विकास पर बल। नैतिक और चारित्रिक विकास पर इसने बल दिया है। प्लेटो की शिक्षा केवल बौद्धिक नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा भी देती है। इससे समाज में नैतिक मूल्यों और अनुशासन को बढ़ावा मिलता है। तो ये भी इसका एक गुण था। तीसरा जो इसका गुण है वो क्रमबद्ध और वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली। इसने क्रमबद्ध और वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली दी है। शिक्षा को आयु और योग्यता के अनुसार चरणबद्ध करना एक व्यवहारिक और दूरदर्शी विचार है। मतलब वर्गों के अनुसार, आयु के अनुसार, योग्यता के अनुसार चरणबद्ध करना एक व्यवहारिक और दूरदर्शी विचार था। तो यह भी इसका एक गुण रहा। आधुनिक शिक्षा प्रणालियों में भी इस सिद्धांत की झलक मिलती है, ठीक है। चौथा जो इसका गुण है वो शिक्षा और प्रशासन का समन्वय। शिक्षा और प्रशासन का इसका समन्वय मतलब मरमिलाप देखने को मिलता है, मिलाया गया है। प्लेटो ने शिक्षा को शासन से जोड़ा है। प्लेटो ने शिक्षा को क्या किया, तो शासन से जोड़ा है। इससे योग्य, प्रशिक्षित और जिम्मेदार शासक तैयार करने की अवधारणा सामने आई है, ठीक है। पांचवा जो इसका गुण है वो है समग्र व्यक्तित्व विकास की अवधारणा। समग्र व्यक्तित्व विकास की अवधारणा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को समान महत्व देना प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की बड़ी विशेषता है। आगे हम लोग देखेंगे सिद्धांत की सीमाएं या फिर आलोचना। यहीं पर मेन काम होगा, ठीक है। पहला जो इसका आलोचना है वो अत्यधिक आदर्शवादी और व्यवहारिक। अत्यधिक आदर्शवादी और अव्यवहारिक है। इसको व्यवहार में लाना मुश्किल है, और बहुत ही आदर्शवादी मतलब सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली वास्तविक समाज की जटिलताओं को नजरअंदाज करती है। प्लेटो का जो शिक्षा प्रणाली है वो वास्तविक समाज की जटिलताओं को नजरअंदाज करता है। हर व्यक्ति को उसके जन्मजात वर्ग के अनुसार शिक्षा देना व्यवहारिक नहीं माना जाता। क्या कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति को उसके जन्मजात वर्ग के अनुसार शिक्षा देना व्यवहारिक नहीं माना जाता। तो ये एक आदर्शवादी और अव्यवहारिक माना गया। ये इसका आलोचना हो गया। दूसरा जो आलोचना है वो है लोकतांत्रिक मूल्यों का विरोध। लोकतांत्रिक मूल्यों के ये विरुद्ध है। शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता है। शिक्षा पर जैसा कि प्लेटो ने कहा कि राज्य का नियंत्रण होना चाहिए पूरी तरीके से, लेकिन इस तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित होता है। आधुनिक लोकतंत्र में यह दृष्टिकोण अस्वीकार्य है, मतलब कि यह स्वीकार्य नहीं है। तो ये भी इसका एक आलोचना हो गया। तीसरा जो इसका आलोचना है इस सिद्धांत का वो है वर्ग भेद को अस्थायी बनाना। वर्ग भेद को अस्थायी बनाना। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था सामाजिक गतिशीलता को रोकती है। सामाजिक गतिशीलता को रोकती है। एक व्यक्ति को जीवन भर उसी वर्ग में बांध देना सामाजिक अन्याय माना गया है। मतलब जो सैनिक वर्ग में चला गया वो सैनिक वर्ग में ही रहेगा, जो उत्पादक वर्ग में चला गया वो उत्पादक वर्ग में रहेगा, जो शासक वर्ग में चला गया वो शासक वर्ग में ही रहेगा। तो वर्ग भेद को अस्थायी बना दिया गया इसके अंतर्गत, ठीक है। चौथा जो इसका आलोचना है वो अत्यधिक लंबा पाठ्यक्रम। इसका जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही लंबा है, 50 साल तक लोगों को पढ़ना ही पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि प्लेटो का पाठ्यक्रम अत्यधिक विस्तृत है। व्यक्ति जीवन भर शिक्षा ही लेता रहेगा तो शासन कब करेगा। प्लेटो का यह पाठ्यक्रम अव्यवहारिक है। इससे व्यक्ति का आधा जीवन सीखने और अनुभव प्राप्त करने में समाप्त हो जाता है। तो क्या है, ये भी एक अव्यवहारिक चीज है, आलोचना है। पांचों जो आलोचना की है उसको अरस्तु ने खुद किया है। अरस्तु ने कहा कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली अत्यंत सैद्धांतिक है, ठीक है, अत्यंत सैद्धांतिक है। वास्तविक समाज में शिक्षा को व्यवहारिक आवश्यकताओं से जोड़ना अधिक आवश्यक है। वास्तविक समाज में शिक्षा को व्यवहारिक आवश्यकताओं से जोड़ना अधिक आवश्यक है।
तो इसकी कुछ आलोचनाएं आगे हम लोग जो आज के संदर्भ में आधुनिक संदर्भ में मूल्यांकन को देख लेते हैं। आज के संदर्भ में उस टाइम का शिक्षा किस तरह से काम करता है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली आज पूर्ण रूप से लागू नहीं की जा सकती। प्लेटो का जो शिक्षा प्रणाली है वो आज के समय में पूर्ण तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी नैतिक शिक्षा, राज्य की जिम्मेदारी और क्रमिक शिक्षा की अवधारणा आज भी प्रासंगिक है। आज भी ये सब चल रहा है। प्रासंगिक का मतलब है कि मेल खाता है। तीसरा जो पॉइंट लिखा है वो है आधुनिक नागरिक शिक्षा और प्रशासनिक प्रशिक्षण में प्लेटो के विचारों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये कुछ आधुनिक समय में इसका देखने को मिलता है। निष्कर्ष में हम समझेंगे कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत एक उच्च नैतिक और आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यद्यपि यह सिद्धांत व्यवहारिक स्तर पर कई सीमाओं से घिरा हुआ है, फिर भी इसके मूल विचार नैतिक शिक्षा, योग्य नेतृत्व और समग्र व्यक्तित्व विकास आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत व्यवहार में भले ही पूर्णतः सफल ना हो, लेकिन राजनीतिक और शैक्षिक चिंतन के क्षेत्र में इसका योगदान अमूल्य है। मतलब अगर राजनीतिक के तौर पर हम लोग बात करें तो इसका जो शिक्षा है वो अमूल्य है, मतलब इसका कोई मोल नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से हमारे समाज में लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। साथ में वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। और आप लोग फीडबैक जरूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, या फिर कोई कमी हो तो वो भी आप कमेंट में उजागर जरूर करें। ठीक है, चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।